गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। बच्चों वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक और सीख रहे हैं हमारे साथ आज के इस वीडियो में भूगोल जियोग्राफी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को, ठीक है, बहुत आसान भाषा में आसानी से सीख रहे हैं। बच्चों पिछली वीडियो में हमने बताया, पिछली क्लास में हमने बताया था आपको लैटिट्यूड के बारे में, ठीक है। लैटिट्यूड की सारी जानकारी आपको लगभग हो गई है, ठीक। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि लॉन्गिट्यूड होती क्या है और लॉन्गिट्यूड की जरूरत क्यों पड़ी, और लॉन्गिट्यूड को जान लेने से हमें और किन किन चीजों को जानने में सहायता मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम देर न करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं आज का अपना प्यारा टॉपिक लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। खुल जाओ सिम सिम फटाफट। देखिए बच्चों, ये चित्र आपके सामने हो गया है, ठीक। आपको बताया गया पृथ्वी हमारी गोल है, ठीक। ये है ध्रुवों पे चपटी और बीच में थोड़ा सा उभरी हुई होती है। पृथ्वी के इस स्वरूप को, किस स्वरूप को, जो पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप है, ये ध्रुवों पे थोड़ा चपटी है और बीच में थोड़ा सा उभरी है। पृथ्वी के इस स्वरूप को आपको बार बार बताया गया है, क्या कहते हैं बच्चों? जीवाइड कहते हैं। तो हिंदी क्या कहते हैं इसको? भू-आभ कहते हैं, ठीक। भू-आभ पर जो ये पैरेलल लाइनें, काल्पनिक लाइनें बनाई गई हैं, ये जो लाइन बनाई गई है, ठीक है, इसको ये जो लाइन बनाई गई है आपकी ये लाइन बच्चों ये कहलाती है क्या कहलाती है बच्चों? अक्षांश वृत्त। क्या कहलाती है? अक्षांश वृत्त, ठीक है। इसके पहले आपको बताया गया कि हम किसी स्थान का रिलेटिव लोकेशन और रियल लोकेशन, वास्तविक स्थिति और संबंधित स्थिति, ठीक है, कैसे बताते हैं और वास्तविक स्थिति को, जो वास्तविक स्थिति को कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको जानना होगा पहले अक्षांश रेखा, ठीक है। अब सपोज दैट जैसे ये हमारी अक्षांश रेखा है, ठीक है, मान लीजिए ये 23.5 अंश अक्षांश है, 23.5 अंश अक्षांश। तो बच्चों 23.5 अंश अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। बताया गया नहीं बताया गया? यस सर। हाँ, तो याद करो, जानो पढ़ो। तो देखिए जैसे कोई राज्य यहाँ पड़ा, कोई राज्य यहाँ पड़ा, कोई राज्य यहाँ पड़ा, कोई राज्य यहाँ पड़ा, ठीक है तो आपके कर्क रेखा पर ही, ठीक है। लेकिन जो राज्य यहाँ है और एक राज्य यहाँ है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, इससे क्लियर नहीं होता है कि दोनों के बीच में कितनी दूरी है, दोनों के बीच में कितनी दूरी है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। तो हम डिसाइड नहीं कि हाँ ये डिसाइड होगा कि ध्रुव से कितनी दूरी पे है, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे है, लेकिन ये नहीं क्लियर होगा उसकी एकदम रियल स्थिति कहां पे है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ी बच्चों, किसी जरूरत पड़ी लॉन्गिट्यूड की, कि अगर हम ऐसे ऐसे जान रहे हैं तो ऐसे ऐसे भी जानेंगे। तो आप देखिए जो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो अर्धवृत्ताकार लाइनें दिख रही हैं आपको, ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं, देख रहे बच्चों ना, यही लाइनें कहलाती हैं देशांतर रेखा। क्या कहलाती बच्चों? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अब अगर पूरे जीवाइड पे, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, आपके सामने ग्लोब है, ठीक।
ये जो रेखाएं खींची गई हैं इसे कहते हैं हम अक्षांश वृत्त। क्या कहते हैं? अक्षांश वृत्त। और सबसे बड़ा जो अक्षांश वृत्त होता है वो कौन सा होता है बच्चों? सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त क्या होता है? अंदर तुम बताओ, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त क्या होता है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या होती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इक्वेटर। तो बच्चों चूंकि पृथ्वी गोल है, ठीक है, आप देखिए, इस पे कैमरा फोकस कीजिए, देखिए ये जो लाइन आपकी बन रही, देखो अगर मैं इसको पृथ्वी को चपटी मान के ऐसे दिखाऊं तो ये क्या होगी? एक रेखा बनेगी। लेकिन एक्चुअल पृथ्वी चपटी तो है नहीं, पृथ्वी गोल है। अब देखो अगर रेखा यहां शुरू हुई भूमध्य रेखा, ठीक है, तो ये रेखा ऐसे ऐसे हम पृथ्वी घुमाते जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये पूरी पृथ्वी को ऐसे रिंग के रूप में घेरे हुए है, ठीक है। यानी कि क्या है ये जो विषुवत, हम इसको विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, ये एक्चुअल में इसे कहा जाता है भूमध्य वृत्त, विषुवत वृत्त, ठीक है, या अक्षांश वृत्त। तो सबसे बड़ी जो अक्षांश वृत्त होती है आपकी भूमध्य वृत्त होती है। बात समझ गए? 23.5 अंश अक्षांश वृत्त को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश रेखा को कहते हैं मकर रेखा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसे आपको भारत पता है, भारत में ही, ठीक है, एक ही अक्षांश पर, भारत में एक ही अक्षांश पर आपका पीलीभीत और गाजियाबाद, ये जो शहर हैं लगभग लगभग एक ही रेखा पे आपके पड़ रहे हैं, लेकिन दोनों शहरों के बीच में दूरी ज्यादा है। इस दूरी को कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों के बीच में कितनी दूरी है? ठीक है बच्चों, इसके लिए चूंकि पृथ्वी आप जाने गोल है, तो हम कौन सी रेखा को मेन मान लें? ऐसे पृथ्वी 23.5 अंश झुके आदि परिक्रमा कर रही है ना, इसको आपको बताया गया है। इस पे जो ये रेखाएं खींची गई हैं ऐसे ऐसे लंबवत रेखाएं, हॉरिजॉन्टल, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। हमें किसी एक रेखा को मुख्य रेखा मानना होगा। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि ये जो हमारा ये जो ये वृत्त है, ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो इसमें भी समस्या आई थी किस चीज को मेन माने। तो इसकी समस्या का जो काट निकला, जो समाधान निकला, ये निकला कि ये उत्तरी ध्रुव तो मालूम है, दक्षिणी ध्रुव मालूम है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के जो बीचों बीच काल्पनिक रेखा मानी गई, सबसे बीच का पॉइंट हम इसको भूमध्य रेखा मान लिए, ठीक है। इसके ऊपर जो इसी से अंश हम डिसाइड करते हैं कितने अंश अक्षांश बनेगी, फिर 23 अंश अक्षांश बनेगी, 22 बनेगी, 82.5 बनेगी, 85 बनेगी, 80 बनेगी, 90 बनेगी, जो भी बनेगी भूमध्य रेखा से हम डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर मुझे लॉन्गिट्यूड में डिसाइड करना है तो एक रेखा को बच्चों मुझे मुख्य रेखा मानना होगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ये आपका जो पोल्स बन रहा है, देखिए बच्चों ये जो पोल्स है यहां से ऐसे ऐसे ये वृत्ताकार बन रहा है, और वृत्ताकार पोल पे जो कोण बनेगा, ठीक है, 180 और 180, ये एक वृत्त पे 360 अंश का कोण बन रहा है। अगर हम एक एक अंश पर ये जो है लॉन्गिट्यूड खींचे, देशांतर रेखा खींचे यहां से, तो 360 देशांतर रेखाएं मुझे मिलेंगी। अब 360 देशांतर रेखाओं में किसी एक रेखा को मुझे मुख्य मानना होगा, मुख्य पॉइंट मानना होगा, और वहीं से सारे जो है देशांतर रेखाओं की स्थिति का निर्धारण हम कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों एक मीटिंग बुलाई गई, जितने अपने भूमंडल के ज्ञाता थे, पृथ्वी के स्वरूप को जानने वाले थे, या यूं कह लीजिए जो हमारे भूगोल के वैज्ञानिक थे, है ना, भूगोल के वैज्ञानिक थे, जानकार थे, उन्होंने एक मीटिंग की पूरे विश्व के वैज्ञानिक मिलकर के। तो उन्होंने मीटिंग में डिसाइड किया कि कोई एक रेखा आपको मुख्य माननी होगी। तो बच्चों लंदन के पास एक ग्रीनविच वेधशाला है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है। आपको वेधशाला मालूम क्या होती है? जहां से हम ग्रह नक्षत्रों को, बड़ी बड़ी वहां पे टेलीस्कोप लगी होती हैं, वहां पे प्रयोगशालाएं बनी होती हैं,
और वहां पे विश्व के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बैठते हैं और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, ठीक है, ग्रहीय गति, तारों की गति और जितने आपके प्लेनेट हैं इनके बारे में वो दूरबीन से, टेलीस्कोप से देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेटरी। और हिंदी में इसको कहते हैं वेधशाला। तो ये जो वेधशाला है ये ग्रीनविच नामक स्थान पे थी और अभी भी है। तो वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि लंदन के पास में जो ग्रीनविच वेधशाला है, क्यों ना वहां से जो काल्पनिक रेखा गुजर रही है उसी को हम शून्य देशांतर रेखा मान लें। क्या मान लें? किसी एक तो मानना होगा, क्योंकि वहां वेधशाला थी, लोगों का फोकस वहां पे गया और सारे वैज्ञानिकों की सहमति बन गई कि हम जो लंदन के पास से देखिए बच्चों, ये लंदन के पास से गुजरने वाली जो ये लंदन ग्रीनविच वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है, ग्रीनविच के पास से गुजरने वाली जो रेखा है, जो देशांतर रेखा है, इसी को वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से शून्य अंश देशांतर मान लिया। क्योंकि ग्रीनविच नामक स्थान से गुजर रही है इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ग्रीनविच रेखा। क्या नाम रख दिया गया बच्चों? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा। और बात समझ में आ गया आपको? ये जो वहां पे मीटिंग की गई थी वहां पे डिसाइड हुआ कि जो ग्रीनविच लंदन के पास ग्रीनविच जो वेधशाला है, जो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, उसके पास से जो रेखा गुजर रही है इसी को हम एक मानक मान लें। तो मानक मानने मतलब इसको हम 0 मान लें। ठीक है, क्या मान लें बच्चों? 0। तो इसी का, इसलिए ये जो रेखा आपकी बनी है, देखिए दिख रही ना, ये देख रहे बच्चों ना, इसी को माना गया शून्य अंश देशांतर रेखा। क्या माना गया बच्चों? अब देखो इस शून्य अंश देशांतर रेखा के कितने नाम हैं? शून्य अंश देशांतर रेखा के कितने नाम हैं? पता चला आपको बताया गया देशांतर रेखा। अब क्वेश्चन में आ गया कि प्रधान देशांतर रेखा क्या होती है, या प्रधान यामोत्तर क्या होती है, या ग्रीनविच रेखा क्या होती है। आप वहां पे गड़बड़ा गए, तो गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, ये जानना है कि रमेश का नाम पप्पू भी है और रमेश का नाम गोलू भी है। ठीक है, तो देखिए इस जो रेखा है ग्रीनविच रेखा, इसको कहते हैं शून्य देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा और ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच नाम इसलिए पड़ा कि यह ग्रीनविच नामक स्थान से ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजर रही है, और प्रधान यामोत्तर यानी प्रधान माने मुख्य, तो मुख्य रेखा इसे माना गया, इसलिए इसको प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर कहते हैं। अब बच्चों आपको समझना यह होगा कि इस ग्रीनविच रेखा के ये जो पूर्वी भाग है, ठीक है, इसे कहते हैं, पूर्वी भाग में देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं, इसे कहते हैं पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्वी देशांतर। और इसके जो पश्चिम में है ये कहलाती है पश्चिमी देशांतर। अब जान लीजिए कि हमारा जो भारत है, ठीक है, वो किस देशांतर में आता है? पूर्वी देशांतर में आएगा। ठीक है, और इसके बाद ये किधर आएगा? पश्चिमी देशांतर में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कह सकते हैं हमारा जो इंडिया है वो ग्रीनविच के पूरब में है, ग्रीनविच के पूरब में है। ठीक बच्चों, अब देखिए यहां से मान लीजिए ये 0 गया, 0 अंश से मान लिया गया। ठीक है, फिर 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 6, ऐसे ऐसे हम रेखाएं खींचेंगे तो हमारी, जैसे ये आपका ग्लोब है, ठीक है बच्चों, आपकी ये ग्रीनविच रेखा यहाँ पे है, ठीक, या मान लीजिए ग्रीनविच रेखा यहाँ पे है, ठीक, इसके ऐसे ठीक पीछे आधे आधों पर, ठीक है, इसके पीछे ठीक आधे आधे पर 180 रेखाएं खींची जाएंगी, क्योंकि बच्चों पूरे पे 360 रेखाएं खींची जाएंगी, 360 देशांतर होगा, 360 देशांतर या लागी थी, तो आधे पे कितना होगा? 180 अंश। ठीक है बच्चों, तो यहां 0 से लेकर के
ठीक है, पूर्वी देशांतर होते हुए आधे पे आते हैं, ये कहलाता है पूर्वी देशांतर। इसमें जितनी रेखाएं आएंगी ये कहलाएंगी पूर्वी देशांतर रेखा। और इसके विपरीत इस ग्रीनविच के, ठीक है, ग्रीनविच के पीछे इधर की तरफ, ठीक है, पश्चिम की तरफ, ये क्या कहलाएंगी? पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस देशांतर के पीछे जो आपको रेखा मिली है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में डिटेल्स बताई जाएगी डिटेल से। ये होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, यहां से अगर हम ये रेखा को गुजरते हैं तो इधर संडे है, इधर हो जाएगा मंडे। अगर इधर मंडे तो इधर हो जाएगा संडे। दिन भी बदल जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि इस रेखा को क्रॉस करते ही टाइम जोन्स में टाइम आपका दिन बदल जाएगा। अगर इधर से इधर आते हैं, अगर मंडे है तो इधर हो जाएगा संडे, समझ रहे ना? इधर से इधर जाते हैं तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, एक दिन पीछे घट जाएगा। इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। इसमें आपको यही समझना है कि ग्रीनविच रेखा क्या है और ये देशांतर रेखाएं कितनी है। अगर एक एक अंश में देशांतर रेखाओं को खींचें तो कितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? 360। और वैसे अगर देखा जाए कि हम ग्लोब पर देशांतर रेखा कितनी खींच सकते हैं? अनगिनत खींच सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने समझा ग्रीनविच रेखा, फिर इसके बाद ये देशांतर रेखाएं। अब आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि इस ग्रीनविच रेखा का वैल्यू क्या है, इसके बाद हमारा जो टाइम जोन्स है, हम कैसे जो है देशांतर रेखाओं को क्रॉस करते हैं तो हमारे समय में परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन होता है, कैसे होता है। ठीक है, अगली वीडियो में आपको जीएमटी बताया जाएगा, ग्रीनविच टाइम जोन, और इसके बाद आईएसटी, इंडियन टाइम जोन्स, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इस सब की आपको अगली वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो हम आप हमारे साथ बने रहिए और आज सीखे आप लोग आपका एक ग्रीनविच और देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।